नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित। मुझे लगता है कि अब तक की एक सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और प्रासंगिक भी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम अपने स्वार्थ को दरकिनार करके, अपनी मंशा को दरकिनार करके, अपनी इच्छा को दरकिनार करके एक ऐसी मुहिम से जुड़ें जो राष्ट्रहित में है। क्योंकि राष्ट्रहित इसलिए क्योंकि हमारा जो भारत है वो युवाओं का देश है और जब युवा किसी देश के पीड़ित होते हैं तो राष्ट्र पीड़ित हो जाता है और राष्ट्र जब पीड़ित होता है तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। हमें लगा कि हमें इस विषय पर बात ज़रूर करनी चाहिए। हमने बहुत सारे समसामयिक विषय लिए हैं। आप सभी को एक बार फिर मैं बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति करती हूँ कि 239वें पायदान पर आज हम हैं, यानी कि 250 से थोड़ी-सी दूरी है। निर्बाध 4 वर्षों से जो लगातार हमारा ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, आप सभी की दुआओं की वजह से है, आप सबके सहयोग की वजह से। आज हम उन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं, आज हम उन बच्चों के लिए आए हैं जो बच्चे लाठी तो खा रहे हैं, अपने हित के लिए, अपने हक की बात कर रहे हैं और अपने हक के साथ औरों के हक की बात। और जब हम परहित की बात करते हैं ना, तो वो कार्य जो होता है वो ईश्वर का कार्य हो जाता है और हम सब की जवाबदेही बन जाती है कि हम उस ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और हम उन्हें मानते हैं। जी हाँ, बिना घुमाए फिराए मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि आज हम झारखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ गर्म है इस वक्त, बल्कि जिन बच्चों के साथ या जिन युवाओं के साथ या जिस देश की पीढ़ी के साथ इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसके प्रति आक्रोश जताने आए। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे और ये बात इतनी दूर तक जाए कि जो महकमे हैं बड़े-बड़े वहां तक पहुंचे। और भगत सिंह जी की एक बात मुझे याद आ रही है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं गांधी जी की भी बात याद आ रही है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के पुजारी उन तमाम बच्चों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो झारखंड आंदोलन में इस वक्त शामिल हैं। वो सब अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं और 22 दिन, एक लंबा समय और पता नहीं कितने दिन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड की धरती से हमारे साथ आज वक्ता जुड़े हैं और वक्ता हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हमने जब सोचा कि हम भी एक गिलहरी प्रयास करें, उनके लिए कुछ करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, लेकिन जो हमारी परिचर्चा है, वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे वैभवी आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। मैं बहुत भावुक हूँ और मुझे लगता है हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि इस ज़िम्मेदारी को हम बखूबी निभाएँ। इस ज़िम्मेदारी के तहत हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा पैमाना है, बहुत अच्छी पहल है जहाँ हम अपनी बात दूर-दूर तक घर बैठे पहुँचा सकते हैं। झारखंड आंदोलन इस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है आरती कुमारी, जो कि छात्रा है झारखंड से, और हमारे साथ जुड़ी हैं चंडी तिवारी, वो भी छात्र हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि जो आंदोलन है, सीटों की खरीद फरोख्त की जो चीज़ें सामने आई हैं, बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, वो बहुत ही, ये क्षमा योग्य नहीं है और इस पर सरकार को बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और हम सब बच्चों के साथ हैं। हमारे साथ आकाश जी जुड़ेंगे जो कि पत्रकार हैं। साथ में अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो डायरेक्टर हैं उड़ान आईएएस रांची, फाउंडर हैं वहाँ की उड़ान पब्लिकेशन के, पब्लिकेशन सीरीज के। और सब एक बड़े मुझे लगता है ये बड़ा प्रोटेस्ट है, बड़ा आंदोलन है, बड़े आंदोलन का सब हिस्सा रह चुके हैं। और साथ में
सूत्रधार रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज समाज सेवी के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइफ कोच हैं, आप सब जानते हैं, और सभी झारखंड के हैं, और सभी उस जगह को जहां पर यह आंदोलन चल रहा है रात दिन देख रहे हैं, और ये आंखों देखा हाल आपको आज पता चलेगा। वो सच्चाई जो शायद जो रील बनाने वाले लोग हैं वो सही चीजें ना दिखा पाए, लेकिन ये जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, चाहे वो आरती हो, चाहे वो चंडी हो, चाहे अरुण सर हो, चाहे वो रुपेश हो, क्योंकि सब आंदोलन से जुड़े हुए। बिना किसी भूमिका के मैं सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, और हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अपना समय दिया, अपने इस आंदोलन से समय निकाला है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद आपका हम सबको यहाँ बुलाने के लिए। मेरी तरफ से भी धन्यवाद मैम, हम लोग को ये मौका देने के लिए। ये मौका नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाएं और सही बात पहुंचाएं, इसलिए हमने ये चर्चा रखी है। हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जो समस्या है, इस तरह की समस्या पर हम शायद पहली बार चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और हमेशा आप पहले आती हैं और मुझे आपकी प्रतीक्षा रहती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आरती आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि एक आजकल रील का समय चल रहा है, ठीक है। आज सोशल मीडिया का समय है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हैं। आज आप मुझे नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से अब हम एक दूसरे को ही नहीं जानते, पूरी दुनिया अब हमें जानेगी। तो एक फेस वैल्यू होता है। हमने आपको कई रील में देखा, हमने आपको उस प्रोटेस्ट में देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन सच्चाइयों को बयान करें जो बहुत ज्यादा करीबी से आपने उस चीज को महसूस किया है, और जो महसूस किया है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आरती, मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह इस आंदोलन से जुड़ी और आपने क्या देखा और वहां हुआ क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। स्वागत है। मैं बता दे। आरती जी से हमारा संपर्क टूट गया है, पुनः संपर्क होगा। यही सवाल मैं चंडी आपके पास लेकर चलती हूँ। आखिर आपने ऐसा क्या देखा, क्यों जुड़े आप इस प्रोटेस्ट से, और आप लोगों की क्या मांग है, और क्या कुछ घटना घटित हो रही है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हम इस चर्चा को और अच्छी तरीके से लोगों के बीच रख सकें। स्वागत है आपका। मैम धन्यवाद आपको सभी को धन्यवाद। मैं इतना ही देखता हूँ, झारखंड आंदोलन मतलब झारखंड के इतिहास को देखा जाए, चाहे वो तिलका मांझी का विद्रोह हो, या संताल का हुल हो, या फिर बिरसा का उलगुलान हो, हमें यही देखने को मिलता है कि इस तरह का जो विद्रोह हुआ है, यही एक संकेत मिलता है कि झारखंड कभी अन्याय जो हुआ है उसके सामने झुका नहीं। जो हमसे जैसे हम लोग को किया गया है कि अन्याय के सामने चुप रहना हम लोगों ने सीखा नहीं है। और जहाँ तक हमारा शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो हो रहा है, ये हमारा अस्तित्व का लड़ाई है। हमें इतना दबाया गया है कि हम मजबूर होंगे उससे प्रतिरोध करने में। तो हम यही चाहते हैं, हमारा मांग यही है सरकार से कि हम क्या चाह रहे हैं। अब हम एग्जाम में रिफॉर्म चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में सुधार कीजिए। हम स्टूडेंट को विश्वास हो जाए कि हाँ कुछ हुआ है, हम एग्जाम दे तो हमारा सिलेक्शन हो और हम तैयारी अच्छा बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन हो क्या रहा है मैम कि हम ही लोग पर दबाव बनाया जा रहा है, हम ही लोग पर सब व्यवस्था पर आरोप लगाया जा रहा है। ये हम कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ तक मैम इस राज्य का बात है, आप सोचिए जिस राज्य में शिक्षा के आज 26 साल हो गया है, जिस राज्य में शिक्षा के लिए भूख अनशन करना पड़ रहा है, उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है?
मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह का व्यवस्था डेवलप किए हैं कि आज हमें भूखे रह के अपना हक अधिकार कि एग्जाम फेयर हो, एग्जाम रद्द हो, एग्जाम अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो यही यही सिचुएशन है मैम। आज 22वां दिन हो चुका है और सभी जो साथी हमारे हैं वो अनशन पर बैठे हुए भूखे हैं। कहीं न कहीं उनका एक गंभीर स्थिति है, देखने को बहुत खराब लगता है कि क्या हो रहा है इस राज्य में। तो सरकार को इससे समझना चाहिए कि क्या आप क्या व्यवस्था डेवलप करना चाहते हैं, कैसे स्टूडेंट का विश्वास जीतते हैं। उस तरह का प्रयास अभी हमको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब हमारे साथ आरती जी जुड़ गई हैं। आपका झंडी जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने उस बात को अपनी बात को रखा है। और आरती, आप बताइए कि आपने आँखों देखा हाल क्या देखा और आपको क्यों लगा कि आपको भी, क्योंकि ये जन-जन की आवाज़ हो चुकी है, सब लगे हुए हैं, सब जाना चाहते हैं और रुपेश का कोई नाता नहीं है, न पढ़ाई से, मतलब वो उस लेवल पे जा चुके हैं कि पढ़ाई-लिखाई अभी वो कर नहीं रहे, वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, उसके बावजूद वो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जन-जन का आंदोलन हो गया है। ये सिर्फ़ अभी स्कूल के, कॉलेज के बच्चों का नहीं रहा। अब लोग उसमें जुड़ने लग गए हैं, परिवार जुड़ने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे साथ विजय वेदांत जुड़ गए। विजय, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या देखा आपने और आप क्यों जुड़ी हैं इस आंदोलन से? मतलब जो बच्चे हैं ना, टाइम ड्यूरेशन के साथ ना कंपटीशन का एग्जाम मतलब तैयारी करते हैं, ठीक है ना, कि 2 साल 1.5 साल में इनका हो जाएगा। हम लोग को टाइम दिया जाता है 1.5 साल 2 साल, लेकिन झारखंड में जो एग्जाम का हाल है वो ना 3 वर्षीय है। कभी भी कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको 3 साल का ये लेकर चलना पड़ेगा। 1 साल 1.5 साल, जैसे यूपीएससी में आप देखिएगा कि 1 साल में वो कंप्लीट कर देती है, एक एग्जाम लेती है, तुरंत से नेक्स्ट एग्जाम का डेट निकाल देती है। झारखंड में ऐसा होता नहीं है। तो मतलब कि झारखंड में ना आपको ना 3 साल लेके चलना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। और घर वाले प्रेशर देते हैं ना कि तुम जाओ पढ़ो, तो 3 साल तक दिए, उसके बाद से फिर चौथा साल मिलता नहीं है। तो ना जाने कितने लोगों का शादी हो जाता है इस सपने में कि सरकारी नौकरी करेंगे। तो इसका हम भी ग्रसित है इस मतलब प्रेशर से, कि मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि इतने साल तुमको दिए हैं, चलो देख लो। ऐसे करते करते 8 साल हो गया मेरा। बहुत सारा जॉब आया, जॉब हुआ, किसी में 1 नंबर से रुके, किसी में 2 नंबर से रुके, तो फिर 3 साल का वेट करो, फिर वेट करो। ऐसे करते करते ना जब पता चला ना कि सिस्टम में सीट बेचना और पेपर लीक हो रहा, तो लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब अब इसको जड़ से उखाड़ने के लिए आना ही पड़ेगा मैम। तो जुड़ गए कि शायद अब मेरे पास मौका हो नहीं हो, लेकिन आने वाला समय में जो बच्चे तैयारी करने के लिए आएंगे उन लोगों के साथ ऐसा छलावा ना हो। और झारखंड ना एक गरीब राज्य है, मैं बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा खनिज संपदा बहुत है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब है। यहाँ लड़कियों को अभी भी पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। बहुत घर से आप बहुत अपने गार्जियन को मान मनवन कीजिएगा, सबका रजामंदी लीजिएगा, तो आपको शहर में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और शहर में भी बहुत आसान नहीं होता है रह के पढ़ाई करने का। जिसका अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा तो वो लोग किसी के घर में काम करके पढ़ाई करते हैं, लड़के लोग तो ड्यूटी स्विगी और जोमेटो करके पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद भी सबका एक लिमिट होता है ना मैम। 2 साल में तो हो जाना, जी जान लगा के पढ़ते हैं। स्टूडेंट लोग ना गरम खाना भूल चुके हैं। सुबह अगर 1 टाइम खाना बनाते हैं ना तो 3 टाइम खाना खाते हैं वो लोग। इसमें में से मैं भी शामिल हूँ। तो ये दर्द है अंदर का ना, इसको हम लोग ना बता नहीं सकते कोई भी स्टूडेंट। तो मेरा 35 हो चुका है उम्र, पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब एज कट ऑफ का भी जो मैटर होता है ना, तो यहाँ की सरकार ना 3 साल में वैकेंसी लाती है सिविल सर्विस की, जेपीएससी का। तो और जैसे आरती, एक सवाल और पुष्पलता जी पूछ रही हैं कि 3 साल का हिसाब कब से है? ये 3 साल वाला जो चक्र चल रहा है, ये कब से चल रहा है वहां पे? ये मैम जब से झारखंड में जेपीएससी बना है तब से ही चल रहा है, ये आज का नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, कभी प्रेशर ज्यादा रहा तो 1.5 साल में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन रिजल्ट फाइनल देने में फिर 2 साल लगा देंगे, 3 साल लगा देंगे ये लोग।
लेकिन आजकल अभी कैसा हुआ मैम, पीटी लिया, पीटी लेने के बाद कम से कम 3-6 महीना का टाइम दिया जाता है। यहाँ तो मैम 1 महीना का बस टाइम दिया जाता है, पीटी के बाद 1 महीना के बाद ही मेंस ले लिया जाएगा। मतलब कि अनियमितता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन का कोई क्लियर नहीं है कि 6 महीना में लेना है, 3 महीना में, इनका जब मन करेगा तब लेना है। नोटिफिकेशन भी क्लियर नहीं कब लाना है, अचानक से नोटिफिकेशन आएगा, अचानक से एग्जाम होगा। और अगर इन लोगों का मन में ऐसा हुआ कि डेट बढ़ाना, तो अपरिहार्य कारण से ना एग्जाम को ये लोग डिले भी कर देते हैं। मतलब कि जब हम लोग को लगेगा 3 महीना तक डेडिकेशन से पढ़े, तुरंत से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अपरिहार्य कारण से स्थगित किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम का डेट आपका कब आएगा? 6 महीना में भी हो सकता है, या तो नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया जा सकता है। ये सब से झारखंड के सारे बच्चे पीड़ित है। तो हम लोगों का समय बहुत चल जाता है, मतलब कि घर गांव सब छूट जाता है। लोग पूछते हैं घर आने पर कि कितना दिन, अभी तक नहीं हुआ, तो जवाब नहीं रहता है। किसको बोलूं, कभी पीटी दिए हैं रुको, मेंस का रिजल्ट आने दो, फिर मेंस हुआ तो रुको, समझा नहीं पाते हैं किसी को हम लोग। और शादी उदी भी बोलिएगा तो मैम इस वजह से ना कि कितनी लड़कियों लोग का तो शादी हो जाता है। बहुत दुखद बात है आरती, जो आप बयां कर रही हैं वो हमारे दर्शकों तक बात पहुंच रही है और सब आप बहुत आहत हैं सुनकर। देखिए, पूजा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुष्पलता जी लिखती हैं कि ये समय की बर्बादी है। तो देखिए, अभी आपने कहा कि आप 35 की हो गई हैं और अभी आपने शादी भी नहीं की है और अभी कोई जॉब भी नहीं है, और थोड़ा समय और बीत जाएगा तो शायद जॉब की जो एक एज रिक्वायरमेंट होती है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा मैम, और एक मैं बता देना चाहती, एक बात बोलना चाहूंगी। अभी ना झारखंड सरकार एक लेडी सुपरवाइजर का वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से वो लोग का क्लियर नहीं था कि ऑनर्स पेपर लेना है कि सब्सिडरी लेना है। 3-3 पेपर का एग्जाम होता है। मेरा एग्जाम क्लियर होता है, फिर लास्ट में ना कमीशन मतलब आयोग बोलती है कि नहीं, हम लोग ऑनर्स पेपर चाहिए, सब्सिडरी वाले नहीं चाहिए। तो जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें क्लियर मेंशन क्यों नहीं लिखते कि क्राइटेरिया हमको ऑनर्स का चाहिए, सब्सिडरी चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है और लास्ट में आप ना बोलते हैं डीबी करवाने के बाद कि नहीं, हम लोग को ऑनर्स पेपर चाहिए। अभी मैम मेरा एक रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद मैम हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से ना मतलब ऑर्डर भी आया है कि 10 वीक्स में ज्वाइनिंग दो, तो सरकार अभी तक मतलब जेएसएससी मान नहीं रही है। 10 वीक्स भी खत्म हो गया, मतलब कि 100 रुपया का फॉर्म भरिए, हाईकोर्ट जाइए, 10,000, मतलब कि 2 लाख का हम लोग का लग जाता है। कोर्ट का, मैं कोर्ट तो जाना ही पड़ता भी। मतलब ये ना एक ये हो चुका है कि हमको लगता है ना झारखंड सरकार को ना एक योजना निकालना चाहिए, एक पैसा देना चाहिए स्टूडेंट फॉर्म भरने के बाद ना हाईकोर्ट जाके ना उसको फाइट करे लेने के लिए। बहुत दुखद है यहाँ का स्थिति। हर चीज में बच्चे को कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से फिर लेना पड़ता है रिजल्ट। एक अलग समस्या है यहाँ पे, पेपर लीक, सीट बेचना और कोर्ट, ये 3 चीज झारखंड में चल रहा है। तो आरती, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, विजय वेदांत हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, बड़ा सुंदर लिखा है इन्होंने। सच बयानी का नहीं, ये चुप्पियों का दौर है, अब हमारे शहर में खामोशियों का दौर है। चैनलों पर लड़ रहे हैं राजनेता, इस तरह देख कर लगता है जैसे गालियों का दौर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आक्रोश है, ये आक्रोश है। और हमने अभी पहले आंदोलन पे बात की थी, हमारी चर्चा चली थी पिछली बार, और अभी जो स्थिति है इस वक्त, ये आपसे सुनकर हमें बड़ा दुख सा लग रहा है। और थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने लग गई कि इसका परिणाम क्या होगा। आरती, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे थोड़े से सवाल और आपसे लेने हैं। चंडी, मैं आपके पास भी आऊंगी। रुपेश, मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन मैं अरुण सर, मैं आपके पास अभी आना चाहती हूँ। और तमाम सुधी श्रोता दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक, जिस उद्देश्य के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, हमारा उद्देश्य पूरा हो, लोगों तक बात पहुंचे। अरुण सर, जैसे कि आप आईएएस की तैयारी करवाते हैं और उड़ान एक बड़ी संस्था है झारखंड में, और आरती, मेरा सवाल आपके लिए ये था कि झारखंड से जब बिहार अलग हो गया तब ज्यादा समस्या आई या दोनों साथ में थे तब सही चल रहा था? ये मुझे जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मैं अरुण सर आपके पास आ रही हूँ। 1000 बच्चों की तैयारियां आपने करवाई, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हैं, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ मेहनती हैं जिनके पास पैसे नहीं है। तो जो पैसे वाले छात्र हैं वो जब आगे निकल जाते हैं तब जो एक रोष होता है या एक भरोसा जो टूटता है,
सिस्टम की तरफ से या सिस्टम से या एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी लोगों के अगर नकारात्मक अगर सोच होती है, तो इसका समाधान आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए अगर इस तरह की समस्या आती है? क्योंकि आप एक बड़ी संस्था चला रहे हैं, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपना विचार रखने का मौका दिया है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि कुछ पैसे वाले बच्चे हैं और कुछ बच्चे पैसे वाले नहीं हैं, उनके बीच किस तरीके से समस्याएँ आती हैं। मैं अपनी पूरी बात जो झारखंड की अभी की व्यवस्था है, जो सिचुएशन है, उसपे दुष्यंत कुमार की 2 लाइन है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये जो स्थिति है उसके बारे में भी और जो यहाँ दर्द है उसको जिस तरीके से बच्चों का उद्गार जो हो सकता है। उन्होंने 2 लाइन उनकी एक गज़ल है, कविता है, उसमें से 2 लाइन कहना चाहूँगा कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगते हैं, चलो यहाँ से चलें कहीं और, ऐसे करके एक उनकी लाइन है ना? तो यहाँ झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही गंभीर है। देखिए, पैसे वाले बच्चों की जहाँ तक बात है जो आपने प्रश्न किया, तो उसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो पैसे वाले तो हैं लेकिन वो मेहनत के दम पे भी सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों के दम पे यहाँ गलत तरीके से सिलेक्शन ले रहे हैं। मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। अभी 14 जेपीएससी की परीक्षा हुई है और उसके बाद 14 जेपीएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई, उसके तथ्य सामने आए, उसके बाद ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। झारखंड राज्य बनने के बाद से अभी तक शायद कोई ऐसी परीक्षा हुई हो जिसके ऊपर लांछन न लगा हो, विवाद न हुआ। सारी परीक्षाओं के ऊपर है। मैं 7वीं से 10वीं परीक्षा की आपसे बात करता हूँ, जो बहुत ही एक विशेष और बहुत ही आश्चर्यजनक मामला है। जब 7 to 10 जेपीएससी में पीटी का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स एग्जाम का, तो कई ऐसे बच्चों को पास किया गया जिनके ऊपर हम लोगों को शंका थी। वहां पे एक आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि लगभग 60 ऐसे बच्चे थे जिनकी कॉपियां हमारे पास नहीं है, वो कॉपी कहीं मिसप्लेस हो गया है और हमने नेचुरल जस्टिस के आधार पे उनको क्वालिफाई करा दिया। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आपके पास कॉपी नहीं है और आप उसको पास कर दे रहे हैं। फिर हम आते हैं 11 to 13 जेपीएससी में। पिछली बार 11 to 13 जेपीएससी जब हुआ तो उसमें कॉपी चेक करने के लिए जो एसओपी है जेपीएससी का, उसको फॉलो नहीं किया गया। प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए 42 दिन 43 दिन का समय मिला बच्चों को, और उसके बाद बच्चों ने एग्जाम दिया। और आप जानते हैं 42 दिन पढ़ के बच्चों ने एग्जाम दिया और मेंस का रिजल्ट निकालने में 1 साल लगा इन लोगों को। उस बीच चेयरमैन भी बदले, तो उसमें भी एक बड़ा विवाद हुआ। अभी 14 जेपीएससी में ऐसी स्थिति है कि 103 सीटें आई हैं। एक तो झारखंड राज्य में वैकेंसी नहीं आती है, ऊपर से आती है तो इतनी कम सीटें आती हैं। और न्यूज़पेपर से हम लोग अवेयर हैं, आप सब लोग भी अवेयर होंगे, 103 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर सेटिंग गेटिंग हो गई थी। 100 करोड़ रुपए उगाही का इन लोगों की एक योजना थी, जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। और उसके कारण जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी हुई, 3 जो मेंबर थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। समस्याएं बहुत सारी हैं यहाँ पे। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कोई अच्छी चीज ढूंढने जाएंगे तो शायद ही कोई अच्छी बात मिले, समस्याएं आपको ज्यादा मिलेंगी। जहां तक इनको ठीक करने की बात है, तो मुझे लगता है कि केवल चेयरमैन के इस्तीफा देने, उनके जेल जाने और 3 मेंबर्स जो थे उनके इस्तीफा देने से ये चीजें ठीक नहीं होंगी। ये प्रश्न व्यवस्था का है। ये व्यवस्था इतनी सड़ गई है, इतना दीमक लग गया है, साल दर साल ये गड़बड़ियां होती रहीं और उसको इग्नोर किया जाता रहा। न तो सरकारों ने उस पर कोई ध्यान दिया, न जो अकाउंटेबल लोग थे आयोग में बैठे उन लोगों ने इन चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने यह प्रयास किया कि बहती गंगा में हम जितना हाथ धो सकते हैं धो लें। किसी ने 1 बाल्टी पानी निकाला, किसी ने 1 लोटा निकाला, लेकिन सभी लोगों ने यह प्रयास किया है। तो व्यवस्था बहुत गंभीर है और व्यवस्था को अगर हम लोग थोड़ा अगर निम्नतर स्तर पे जाके बोले तो सड़ गई है, सड़ी हुई व्यवस्था है ये। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में केंद्र और सभी राज्यों की परीक्षाओं को अगर हम एक साथ कंसोलिडेट करके देखें तो झारखंड राज्य से ज्यादा भ्रष्टाचार और धांधली, अनियमितता अभी किसी राज्य में नहीं। तो ये बहुत दुखद बात है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों के सपने टूट रहे हैं, उनके माता पिता का संघर्ष
पूरा का पूरा बेकार हो जा रहा है। और ये हम लोगों की भी बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूँ। हम लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों में से अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन जब हम लोगों के यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में से उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि बाहर से उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो गलत तरीके से इसमें आ रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर भी एक पीड़ा उठती है। हमें भी लगता है फिर केवल पैसे के लिए कोचिंग चलाना ठीक नहीं है। हम एक ऐसे कॉज के लिए यहाँ बैठे हैं जो बहुत नोबल कॉज है। तो या तो हम व्यवस्था से लड़ाई कर लें या फिर इस प्रोफेशन से बाहर जाके कोई दूसरा काम कर ले, अगर केवल आजीविका चलाना है तो। इसलिए मैं भी इस प्रोटेस्ट में, इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। तो ये सारी वस्तु स्थिति है, ये सारी परिस्थिति है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस स्थिति से अवगत कराया हमें। और मैं रुपेश आपके पास आना चाहती हूँ, सवाल बहुत सारे हैं और मैं सबके जवाब ज़रूर यहाँ से लेकर इस कार्यक्रम को स्थगित करूँगी। आकाश जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे और मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आकाश जी इस वक़्त उसी आंदोलन कर रहे बच्चों के बीच में हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि जैसे ही समय अनुकूल मिलेगा वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रुपेश, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। रुपेश, एक समाज सेवी के हैसियत से अगर मैं इस वक्त आपसे बात करूं, एक लाइफ कोच तो आप हैं ही, जो जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, वो स्थिति क्या है? क्योंकि हमने पहले भी इस बात को साफ कर दिया है कि हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, ये हिंदी साहित्य संस्थान उन बच्चों के साथ खड़ा है और हमने इन्हें यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है कि हम इनकी बात दूर दूर तक पहुंचा सके। तो जो वास्तविक स्थिति है, जमीन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने विचार अपने हिसाब से, जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं और जो आपको लग रहा है कि थोड़ा बेहतर कैसे हम कर पाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हमेशा समाधान देते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। तो रुपेश, मैं जानना चाहती हूँ, क्या देखा आपने? आंखों देखा हाल अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? स्वागत। सही में बहुत ही दुखद है वैभव जी। और मैं बताऊं, करीब 20 दिन पहले करीब मैं जब पहली बार गया तो मैं जस्ट देखने गया था कि ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे हल्का फुल्का, क्योंकि रियल बात पूछा जाए तो उस समय तक तो मीडिया में कुछ आ ही नहीं रहा था, सोशल मीडिया में कहीं भी कुछ भी चर्चा नहीं थी। तो मैं जस्ट देखने गया कि आखिर हो क्या रहा है मेरे रांची शहर में। और जब मैं वहां गया और जब मैंने इन स्टूडेंट्स का दर्द देखा, इन लोगों की पीड़ा देखी और इनकी जो स्थिति देखी, इतनी दयनीय स्थिति में थे बच्चे। वहां पे बारिश का मौसम चल रहा है, झारखंड में, रांची में बारिश भी बहुत होती है और वैसे बारिश में ये भीग रहे हैं, टेंट नहीं है और बच्चे डटे हुए हैं और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था। और ये देख करके, और ये बच्चे जो है ना वो एकदम, हाँ जी रुपेश, आप अपनी बात रख के जो सपोर्ट वाली आपने बात कही है, उसको हम जंतर मंतर से यदि जोड़कर देखें, यहाँ इतना सपोर्ट और वहां बच्चों के लिए कुछ नहीं। एक ही माँ की संतान है, भारत माता एक है और भारत माता के ही सभी संतान है, चाहे वो दिल्ली में रहे चाहे वो झारखंड में रहे। मैं इस बात पर भी आना चाहूंगी, पहले आप अपनी बात रखिए। तो ये जो दयनीय स्थिति में जब बच्चों को देखा तो लगा कि इनके लिए तो खड़ा होना बनता है, क्योंकि इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं था। ये बच्चे घर से, आप आरती ने बताया ना कि घर में एक टाइम खाना बनाते, तीनों टाइम खा रहे होते हैं। बच्चे वहां पे चूड़ा खा रहे हैं, बच्चे वहां चने खा रहे हैं और जिस स्थिति में थे बच्चे, मतलब खाने का नहीं, कुछ नहीं, बारिश में भीग रहे हैं, है ना। और इन स्थिति को देख करके ऐसा लगा कि सच में जो स्थिति है इन बच्चों के लिए आज खड़े नहीं हुए ना, तो अपने अस्तित्व पे, अपने होने पे धिक्कार है कि अपने जीवन में ना ये अफसोस रह जाएगा कि यहाँ पे यदि खड़े नहीं हुए ना तो फिर इस जन्म बेकार हो गया। और ये आज 20 दिन करीब है, हर दिन मैं वहां पहुंचा हूं, जबकि आपने पहले ही बताया मैं स्टूडेंट नहीं हूं, अब मैं पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो गई, लेकिन आज फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं वहां नहीं जा रहा। एक बार जब 10 तारीख को हमने वहां पे प्रोटेस्ट निकाला, संसद भवन का घेराव किया, तो 11 तारीख को मेरा मन हुआ कि आज रहने देते हैं। एक मन में विचार आया आज छोड़ देते हैं, लेकिन शाम होते होते पता नहीं क्या होता है, लगता है जैसे अभी पहुंचना है, मैं कैसे नहीं जाऊं वहां पे।
और ये सही में हर एक जो भी भारत का नागरिक है, जो अपने आप को देशभक्त कहता है, जो भी कहता है कि ये मेरा भारत है, मेरा देश है, और जब मैं मेरा कहता हूं कि मेरा देश है, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन चीजों के लिए खड़ा हूं। केवल कहने की बात नहीं है, सिर्फ झंडा फहराने की, वंदे मातरम, है ना, ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना साल में 2 बार की बात नहीं है। यदि एक जेन्युइन इश्यू हो रहा है और हम उसके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे जीवन पे धिक्कार है। और कहीं ना कहीं आपने एक चीज बोला विभा जी की, दिल्ली के जंतर मंतर से कैसे ये अलग है। तो आप देखोगे तो दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट था, उन लोगों ने सपोर्ट किया, उनको अपनी राजगद्दी या एक सरकार के खिलाफ उनको लड़ाई करनी थी। कई सारे ऐसे लेफ्ट विंग्स थे जिनकी अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, जिनको अपने आइडियोलॉजी को सही साबित करना था, है ना। और ऐसे कई सारी चीजों को लेकर के हर कोई अपने मतलब के साथ जुड़ा हुआ था। जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई थी उनका अपना एक पर्सनल मोटो था, कोई सरकार के खिलाफ था तो कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ था, और उस चीज को लेकर के उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मजबूती से अपनी केवल बात रखते, अपने मुद्दे को रख रहे थे, वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, वो अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात कर रहे थे, वो अपने साथ हुए उस अन्याय की बात कर रहे थे, उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए था। और उनके पीछे कोई प्रोपेगेंडा, कोई सपोर्ट नहीं था। इवन मैं बताऊं तो जिस दिन मैं गया था उसी दिन वहां पे आप देखोगे 2 प्रोटेस्ट साइट बना हुआ है जो मैंने देखा। एक प्रोटेस्ट साइट है जिसमें एक राजनीतिक पार्टी है, उनके लोग बैठे थे, और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट साइट था उस दिन वो टेंट लग रहा था, उसमें बांस बल्ली गड़ रहे थे जिस दिन मैं गया था, है ना। तो जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चला ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये शायद पॉलिटिकल फायदे के लिए जुड़ रही है, स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट ही अलग कर लिया। जबकि वो पिछला वाला जो प्रोटेस्ट साइट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा टेंट बना हुआ था, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, हमारी लड़ाई है, और हम इस पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लेंगे। इन्होंने रुपेश, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में नहीं लिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिकल पार्टी साथ में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस आंदोलन से बच्चों को फायदा हो पाएगा, या बच्चों की जो डिमांड है, बच्चों की जो मांग है, वो लोगों तक, आला अफसरों तक पहुंचेगी या सरकार तक पहुंचेगी और कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि अब 22 दिन हो गए, अब पता नहीं और कितने दिन ये चलेगा, और मन में फिर वही सारे सवाल, बच्चे परेशान। अभी देख रही हूँ मैं आरती की चेहरा हम देख पा रहे हैं, हम चंडी का चेहरा देख पा रहे हैं, ये सारे वही बच्चे हैं जो वहां झंडा, कल भी शायद आरती से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वहां हम पद यात्रा में हैं जहां पे वो बड़ा सा झंडा हमने देखा टीवी पर, है ना। तो एक हम तो सिर्फ एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अपनी बात खत्म करके इसका भी जवाब आप जरूर दें कि क्या लगता है बच्चों की मांग पूरी होगी, कब तक चलेगा ये आंदोलन? बिल्कुल बच्चे बहुत डिटरमाइंड हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा उन्हें। यदि आज ये लड़ाई खत्म होती है ना तो एक उम्मीद खत्म हो जाएगी उनके जीवन में ना, आगे उनको क्या करना है इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब आपके पास ना पीछे कोई रास्ता ना आगे रास्ता, तो आप लड़ने का ही एक रास्ता बचा हुआ है। तो जिनके पास कोई खोने के लिए कुछ ना होना, तो वो फिर किसी से नहीं डरता, चाहे सामने कोई भी हो। और ये बच्चे बड़े नीडर हैं, बड़े साहसी हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी 10 तारीख को, जब विधानसभा का घेराव था ना, तो अलग अलग जगहों पे बहुत सारे बैरिकेड लगे हुए थे, वहां पे कांटेदार पूरी तार लगी हुई थी, बच्चे वहां पे लाठियां खा रहे थे, टीयर गैस खा रहे थे, है ना, वाटर कैनन उनके ऊपर बरसाया जा रहा था। लास्ट तक बच्चे इतने डिटरमाइंड थे कि वो विधानसभा के गेट तक पहुंचे, विधानसभा के कैंपस तक पहुंचे। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये झारखंड के वो बच्चे हैं ना जो पहाड़ों से, जंगलों से होकर के निकले हैं। इनको आप बैरिकेड से और संस्थाओं से आप रोक नहीं सकते। ये बच्चे उस दिन भी विधानसभा तक ना एक अलग रास्ता इन्होंने बनाया, ये खेतों का रास्ता इन्होंने चुना, और खेतों के जंगल झाड़ियों से होते हुए वहां तक पहुंच गए। और यहाँ तक तो प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये झारखंड के बच्चे हैं, इन्हें इन तकलीफों से वो पल करके यहाँ तक आए हैं।
तो इनको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो आपके दिल्ली वाले वो बच्चे नहीं हैं जिनको थोड़ी सी यदि कोई बात हो जाए तो उनके मुंह से गालियां निकल जाएंगी, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो जो है वो हिंसा पे उतारू हो जा रहे हैं। ये बच्चे वो बच्चे नहीं है, ये अंदर से बहुत मजबूत हैं। और प्रशासन से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है इनको पता है, और अभी तक पूरी शांति के साथ इन्होंने अपनी बात को मनवाई है, अपनी बात को रखा है सबके सामने। और आगे भी मेरे को पूरा पूरा उम्मीद है कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, ये छात्र पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी विभा जी। विभा जी का आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो इसको मैं अपनी बात को कंटिन्यू तब तक करता हूं कि जो स्थिति है अभी के डेट में कि अभी एक र्यूमर आया था 4-5 दिन पहले, किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसे डाल दिया था कि अब हेमंत सोरेन के घर का घेराव होने वाला है ना, जबकि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। सरकार इतनी डरी कि उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। आज 4-5 दिनों से सीएम आवास के आसपास के जितने एरिया है उसमें बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी डर रही है इस अहिंसात्मक आंदोलन से, और ये कहीं ना कहीं अपने लोकतंत्र की, अपने भारत की यदि बात करी जाए तो भारत की और गांधीयन जो प्रिंसिपल है महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज झारखंड पेश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अफवाह फैली कि भाई सीएम आवास भी घेरा जा सकता है, और पूरा सीएम आवास के अगले 2 किलोमीटर के जो भी दायरे हैं उसमें बड़े बड़े बैरिकेड्स लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी समझ आ रहा है कि ये बच्चे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ये अपनी बात मनवा करके ही उस प्रोटेस्ट से जाएंगे। जी विभा जी। जी, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो मैं थोड़ा सा कम सुन पाई, लेकिन दर्शक पूरा सुन रहे हैं और दर्शक लगातार संदेश भेज रहे हैं। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। तनीजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और अभी एक प्यारी बिटिया का संदेश आया था, पूजा लिखती है कि वो वर्किंग है और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको खाना खाने का भी समय नहीं मिलता, तो सब अपना कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और देखिए ये दुर्भाग्य है, चाहे और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनीति दल की बात करें, यहाँ जिस तरह से किया गया, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वहां पर जाके राहुल गांधी जी को बच्चों को देखना चाहिए, उन्हें आश्वासन देना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही है यहाँ पर। चूंकि सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा है कि सारे राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो सब चोर चोर मोतेरे भाई हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो क्या ही कर सकते हैं, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं। बहरहाल हम चंडी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सवाल है कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें जीवन, आपको नौकरी मिले, और जब आपको पता चल जाता है कि सीटें बिक गई, आपने मेहनत की, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सीटें बिक जाती हैं, तो वो जो एक दर्द होता है, वो पीड़ा जो शायद आपको सोने ना दे, ये मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ा दर्द है जिसकी वजह से आप वहां बच्चों के साथ खड़े हैं, अपने दर्द के साथ, और आने वाली पीढ़ी उसको भी संरक्षित करना है। इसके बारे में चंडी आप क्या कहना चाहेंगे? आप म्यूट हैं चंडी, आप म्यूट हैं। बोलिए 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 चंडी, बोलिए बोलिए। हम लोग से ज्यादा मैम पेरेंट्स झेल रहा है मैम, पेरेंट्स पैसा बेच रहा है, और आपको विश्वास नहीं होगा मैम कि 2-3 हजार में गुजारा। हम पेरेंट्स से कभी पैसा नहीं मांगते, दुख लगता है कि क्या मांगे, वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ।
और कभी कभी एक टाइम का भी खाना खाता है, ये नहीं परवाह रहता है कि एक टाइम खाना, कुछ क्योंकि बॉडी इस तरह हो गया कि एक टाइम में भी वो हो जाता है मैम। इतना मेहनत करने के बाद भी शरीर पर कोई ध्यान नहीं कि कब खाना खा रहा है, बस पढ़ाई होता जा रहा है। दुख लगता है इस सिस्टम से। हम लोग रोए भी तो कैसे रोए, किसके सामने रोए ये भी नहीं पता, क्योंकि एक स्टूडेंट रोएंगे तो बोलेंगे कैसा लड़का है, देखो अपना भावना होता है। लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स पैसा दे रहा है और पेरेंट्स ही समझ रहा, समाज का जो सोच रहा है कि देखो तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सुन भी पेरेंट्स रहा है, और हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अफसोस होता है मैम, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के। और हर सीट को जिस तरह बेचा जा रहा है मैम, हम बता ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह हुआ है, अनियमितता जिस तरह हुआ है मैम, अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड करके दो सेक्शन में 125 120 क्वेश्चन इस तरह रटवाया गया है। ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है, इसको देखा जाए। हमारा बस स्पष्ट मांग है सरकार से कि आप इसको बस सीबीआई जांच दीजिए, इसको रद्द कीजिए। अगर जेन्युइन है, अगर गलत होता है तो फिर आप जो ज्वाइनिंग करेंगे आप कीजिए, बस हमें विश्वास हो जाए कि हाँ कुछ इतना जो बड़ा पैमाने पर हुआ है। और जिस तरह सीआईडी रिपोर्ट पेश किया है कोर्ट में, इससे तो साफ नजर आता है मैम कि जब इतना क्वेश्चन 120 135 क्वेश्चन बाहर आ चुका है, सीआईडी बोल रहा है फ्यू क्वेश्चन कोर्ट में सबमिट कर रहा है, तो सरकार पर हम विश्वास कैसे करें? यही नहीं उम्मीद हो रहा है कि सरकार बोल रहे हैं कि हम सीआईडी जांच करेंगे, ये करेंगे, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप इस तरह कुछ कर ही नहीं रहे। आप पहले रद्द कीजिए, आप सीबीआई दे दीजिए, जो होगा फिर देखा जाएगा। जैसा वो कोर्ट से अगर चाहेगा स्टूडेंट की, अच्छे जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो ज्वाइनिंग लेना चाहेगा, जो मेहनत से आए सीजीएल में, वो कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, अपना आ जाएंगे। फिर अगर वो कुछ नहीं किए हैं तो सरकार से बस इतना चाहते हैं आप निष्पक्ष होइए, आप किसी पक्ष और विपक्ष में मत खड़े होइए। यहाँ स्टूडेंट जो बैठा हुआ है वो सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है सिस्टम, सारा सड़ा हुआ सिस्टम खत्म हो चुका है। मतलब किसी को भी विश्वास नहीं सिस्टम पर। हम लोग कैसे गुजार रहे हैं अपना दिन, कैसे गुजार रहे हैं, हम लोग किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। कोई फोन करता है क्या है, कैसे, क्या आगे होगा, हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये देश को भी समझना होगा कि झारखंड का कैसे व्यवस्था बनाया हुआ है। और मतलब इतना अनियमितता है। आप सही बोले, क्वेश्चन पूछे कि आगे क्या हो सकता है। हम इस सरकार ने युवाओं को इस तरह नजरअंदाज कर दिया कि आज ये सिर्फ युवा का लड़ाई नहीं रह गया, एक पीढ़ी की आकांक्षा है। अगर ये आंदोलन हार जाता है तो समझ लीजिए झारखंड पूरी तरह बर्बाद हो सकता है मैम, क्योंकि ये आंदोलन एक जड़ है, ये आंदोलन खत्म नहीं हो सकता है। हमारा पता नहीं फ्यूचर आगे क्या है, क्या होगा, लेकिन इतना ही जरूर बताएंगे इस आंदोलन तक, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, चाहे सरकार हमें कुछ भी कर ले, और हम जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये आंदोलन झारखंड के भविष्य को डिसाइड करेगा। तो हम लोगों ने पूर्णतः सोच लिया ये आंदोलन चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जारी रहेगा, और जब तक नहीं जीतेंगे हम लोग वहां से हटने वाले नहीं है। चंडी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमारे साथ शिवराज खटीक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अटल के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन। चंडी, एक बात और, आपको लगता है कि राज्य सरकार से इतर आपको, आपके आंदोलन को या आपके बच्चे को, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण सर कुछ कहना चाहते? आप चंडी जी से ले लीजिए क्वेश्चन, उससे बात करें। जी चंडी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तो आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या कभी केंद्र सरकार की तरफ आने का रुख है? कभी आपने सोचा कि नहीं, हम भारत के सरकार से, मोदी जी से डायरेक्ट जाकर बात करें, जिस तरह से यहाँ के आंदोलन को एक दिशा मिली, वैसे ही झारखंड के आंदोलन को भी एक दिशा मिले, तो आप लोग केंद्र की तरफ रुख करेंगे, या बच्चे क्या कह रहे हैं, जो छात्र संगठन है वो क्या कह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी हमें समर्थन दे रहे हैं, या जो भी नैतिक समर्थन की दीजिए, सरकार से हम चाहते हैं, मोदी जी से भी चाहते हैं कि आप इसमें देखिए कि झारखंड का भविष्य का बात है। सर, झारखंड एक ऐसा राज्य है, मैं बताना चाहता हूँ, और मोदी जी से भी यही बात अपील करता हूँ कि इस राज्य ने क्या नहीं दिया। इस राज्य ने राजस्व हो या खनिज हो, सभी कुछ दिया मैंने, सभी कुछ दिया। हमें बदले में क्या मिला मैम? हमें बदले में बेरोजगारी मिला, हमें बदले में गरीबी मिला, हमें बदले में उपेक्षा मिला मैम। हम इस देश से पूछना चाहते हैं, झारखंड में आपको सब कुछ दिया सर, हम एक छोटे से राज्य है, हम उम्मीद करते हैं सारे देश से कि हमें बस शिक्षा दे दीजिए, हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक पढ़ना है, मेहनत करना, कुछ बनना है, हमें वो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए। और मोदी जी से इतना ही विनती करते हैं सर,
विनम्र निवेदन है, अगर आप वहां से कुछ भी हमारे लिए अपील कर सकते हैं तो हमारे इस आंदोलन को और भी मजबूत और एनर्जी मिलेगा। हम मोदी जी से नहीं, राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी भी नैतिक समर्थन हमें दें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई प्रतिनिधि मंडल आपकी मांग को लेकर अगर यहाँ केंद्र तक पहुंचे, अरुण सर आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से, तो शायद कुछ और जल्दी सुनवाई हो पाए। आप इस पर विचार जरूर करिएगा चंडी। और कुछ और अगर आपको कहना है, कुछ और कहना चाहते हैं? मैम एक राज्य है, स्टेट राज्य है, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र उसमें उतना इंटरफेयर नहीं कर सकते मैम, जो हमको पता है। तो वो स्टेट के अंडर में आता है, तो वो ज्यादातर स्टेट ही इस चीज को, शिक्षा व्यवस्था जो है ज्यादातर देखा जाता है जो स्टेट के अंडर में आता है। तो वही हम जानना चाहते हैं, जो स्टेट में हो रहा है उसको अगर हमको लग रहा है आगे समर्थन मिल रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि क्या। लेकिन अगर सीबीआई की जांच मतलब हम चाहते हैं तो ये राज्य से ही होगा, राज्य की अनुशंसा से ही होगा या कोर्ट से होगा। आप हमें एक बात बताइए, सीबीआई की जांच आप चाहते हैं, तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ चंडी जो भी कह रहे हैं बहुत बहुत ध्यान से आप सुने, एक दर्द है जो बयान कर रहे हैं। सीबीआई जांच आप चाहते हैं, जो वहां की जो पुलिस है चंडी, वहां की पुलिस और वहां का जो प्रशासन है वो कितना सहयोगी है, या उनका रवैया आप सब बच्चों के प्रति क्या है? देखिए मैम, हम प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन प्रशासन पर भी दबाव है मैम, क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, बंद लाइट करके लाठीचार्ज इस तरह हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, प्रशासन यहाँ झारखंड पुलिस कोई इस तरह नहीं है कि वो अपना मन से कर रहा है कोई काम। उसको भी लग रहा है कि भाई स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अंधेरे में, सरकार का दबाव होने के नाते वो इस तरह कर रहे हैं। तो हम झारखंड पुलिस को किसी तरह गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार का मंशा इससे स्पष्ट होता है, तो वो दबा किस चीज को रहा है। अगर सीबीआई जांच होता है तो सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार को क्या प्रॉब्लम है, जांच होने दीजिए। हम ऐसा कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हो, लेकिन सरकार उसको अपना खिलाफ में मान ही रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार को समझना चाहिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट का मतलब है कि भाई हम अगर लग रहा है कि हाँ ये गलत हुआ है तो बस उसको दे दीजिए, सीबीआई जाए। बस सरकार इस चीज को, तो हमको कैसे लगेगा कि सरकार विश्वास है, सरकार हमारे हक में फैसला लेगा। ये सरकार हमारे विरोध में ही काम तो कर रहा है ना, स्टूडेंट के विपक्ष में खड़ा हुआ है। एक पीढ़ी अगर इस आंदोलन में किसी तरह का भी कोई मतलब इस तरह हो जाता है कि आंदोलन इस तरह हटाया दिया जाता है इस तरह, तो ये भविष्य का बात है। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे, हम आ रहे हैं, हम किस चीज का तैयारी करें। हमारा सिचुएशन सरकार ने ऐसा कर दिया कि हम इसके बाद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक वैकेंसी निकलता है, 3-3 साल तक लगा दिया जाता है। मैम आप बोलते हम क्या पढ़े, मतलब उसका भी रिजल्ट नहीं, उसका भी रिजल्ट आता है तो उसको भी दिक्कत हो जाता है, इसमें भी कुछ गलती हो गया है तो उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। तो तरह तरह का है, कोई यहाँ पर कुछ पारदर्शी तरीका से कुछ है ही नहीं कि दिखे कि हाँ ये सही है। तो इससे सरकार पर, हम जो स्टूडेंट है, आज जो झारखंड का स्टूडेंट है मैम, हमारा यही है कि हम 26 साल के इस इतिहास में कभी शिक्षा के लिए उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। यही दुर्भाग्य इस राज्य का। और हम लोग को इस तरह दबाया गया कि अब हम प्रतिरोध करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लगा कि अब हमारा भविष्य अंधेरे में। अब अगर हम आगे नहीं बढ़े, इस वक्त नहीं बढ़े, तो ये पूरी तरह आने वाला जो समय है, आने वाला जनरेशन हमें गाली देंगे कि क्या कर रहे थे जब इस तरह हो रहा था व्यवस्था। तो वो व्यवस्था से लड़ रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्य से आप लड़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को आपको जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब से बचने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आप नकारात्मक जवाब नहीं देना चाहते। सत्ता का चरित्र ही ऐसा है, विजय वेदांत लिख रहे हैं। अरुण सर आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था मैम कि चूंकि आपका यह जो मंच है हिंदी साहित्य संस्थान, तो चूंकि ये साहित्य से जुड़ा हुआ मंच है, तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है झारखंड में जो चीजें चल रही हैं, एक मैंने कविता लिखी है, मैं अगर आप इजाजत दें तो पूरे दर्द को उस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहूंगा। जरूर सर, मुझे लगता है चंडी ने भी कोई कविता लिखी है, वो भी हम जरूर सुनेंगे। सर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कविता भी सुनेंगे हम आपकी। सर बिरसा मुंडा की धरती है, अगर वो होते, आज की स्थिति देखते, क्या सोचते हो, कैसा लगता उनको? जी, मैं मैम ये कहता हूं कि ये राज्य जो है, यहाँ की मिट्टी ज्यादातर आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ की मिट्टी केवल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल नहीं हुई है। यहाँ जो हमारे
पुरोधा थे, हमारे पुरखे थे, उनके खून से यहाँ की मिट्टी लाल हुई है, और जो खून उनकी रगों में था वो आज यहाँ के बच्चों के रक्त में भी, उनके धमनियों में भी बह रहा है। निश्चित रूप से बिरसा मुंडा बहुत दुखी होते, बहुत उनको लगता कि हमने जिस झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी वो झारखंड आज कहाँ पहुंच गया, और व्यवस्था ने इन युवाओं के सामने कितने सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मैं उसी को अपनी कविता से आपको बताऊंगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को एक और बात समझनी चाहिए कि यहाँ झारखंड राज्य में 40% पूरे भारत का खनिज है। यहाँ के खनिज, यहाँ के जंगल, यहाँ के जमीन, कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब कुछ बेचा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। मेरी सरकार से ये मांग है कि युवाओं के सपने, युवाओं के भविष्य को मत बेचिए, इसको आप कम से कम छोड़ दीजिए। नहीं तो जो यहाँ धरती के अंदर कोयले में जो आग लगी है, वही आग यहाँ के युवाओं के दिल में भी लगी है, पढ़ने के लिए भी और आपसे लड़ने के लिए भी। तो युवा यहाँ के लड़ना भी जानते हैं, और वो रास्ता बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और तमाम ऐसे लोगों ने इन युवाओं को दिखाया है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता है कि लड़ना भी कैसे, और आज युवा उसी तरीके से लड़ रहे हैं। पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि यहाँ के युवा जो लड़ाई कर रहे हैं, उसने केवल इस राज्य को नहीं, पूरे देश को लड़ने का एक नया रास्ता दिया है कि लड़ाई कैसे की जाती है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इसी बात के साथ, अगर आप इजाजत दें, तो एक कविता मैंने लिखी है ऐतिहासिक संदर्भों को ही आधार बनाकर, और इसमें एक तरीके से व्यवस्था से प्रश्न पूछने का प्रयास किया है मैंने। तो मैं उसको थोड़ा सा सुना देता हूं मैं, कि न्याय मिल पाएगा या फिर सच दबाया जाएगा, न्याय मिल पाएगा या फिर सच दबाया जाएगा, वक्त अपनी कोख का इतिहास फिर दोहराएगा। मंथराएं राम को वनवास देना चाहती हैं, फिर भरत सम्राट को कुछ आस देना चाहती हैं। मर रही हैं वेदनाएं टूट कर सरयू के तट पर अयोध्या को नया संत्रास देना चाहती हैं। क्या प्रतीक्षारत पिता को पुत्र अब मिल पाएगा, या किसी दशरथ के हाथों फिर श्रवण मर जाएगा। और 2 लाइन और है इसमें, 2 अंतरा और है, कि आज फिर साकेत अपना दर्द गाना चाहता है, आज वह बनकर भरत पीड़ा बताना चाहता है। फिर कोई गंगा का पानी बाट जिसकी देखता है, आज फिर वो राम गंगा पार जाना चाहता है। क्या कोई केवट नदी के पार फिर ले जाएगा, या भंवर के बीच में ही मूल्य मांगा जाएगा। और लास्ट अंतरा है, पांडु के निमित्त स्वर्ग का द्वार खोला जा रहा है, राजमहलों में सभी का दंभ तोला जा रहा है, और आयोजन हुआ है राजसू के यज्ञ का, फिर सभा में कृष्ण को अब शब्द बोला जा रहा है। क्या किसी शिशुपाल का सिर फिर से काटा जाएगा, या कोई कुकर्मी अब सम्मान से घर जाएगा। न्याय मिल पाएगा या फिर सच दबाया जाएगा, वक्त अपनी कोख का इतिहास फिर दोहराएगा। क्या बात है सर, बहुत कविता, और इस कविता के माध्यम से जो मर्म है, दर्द है, जो सिसकियां है, वो हम सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस दर्द से आज जुड़े हुए हैं जिस दर्द को आप सब बयां करने यहाँ पहुंचे हैं। कुछ और सवाल हम देंगे। आरती, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। एक सवाल का जवाब मेरे मन में थोड़ी देर पहले आया था कि JSSC और JPSC, ये पेपर लीक मामला जो है और जो घोटाला के संदर्भ में हम उसको समझ पा रहे हैं, ये जो सीटों की बिक्री है, इसको आप क्या नाम देंगी? धोखा, घोटाला, या आंदोलन के साथ कोई गद्दारी? क्या नाम देना चाहती हैं? आपकी 1 मिनट, आप म्यूट है, 1 सेकेंड, आप अपना माइक खोल लीजिए, म्यूट है आप। गद्दारी बोलेंगे मैम इसको, धोखा के साथ गद्दारी बोलेंगे। हम बच्चों लोगों के साथ ना, देखिए, हम अभी वहां खड़े हैं जहां पर कल 80वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम युवाओं का देश भारत है, और यहाँ युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। लेकिन आज जो झारखंड की स्थिति है आरती, क्या हम उसी भारत की परिकल्पना में हैं जिस भारत को समृद्ध कहा जा रहा है, जिस भारत को युवा बच्चों का देश कहा जा रहा है?
इतनी सारी बातें भारत के लिए हो रही हैं। तकनीक में भारत बहुत आगे है, IIT सेक्टर में भारत बहुत आगे है, चंद्रयान उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, अंतरिक्ष तक सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम झारखंड को देखते हैं, वो कौन सा भारत है? हम जानना चाहते हैं कि वो जो भारत दिख रहा है अभी, क्या उसकी कल्पना हम कर सकते हैं और हम क्यों करें? क्या कहेंगे इस विषय पर? आप क्या कहेंगे? मैम, भारत में एक राज्य है झारखंड। तो झारखंड को अगर बताना पड़े ना, तो झारखंड चिराग तले अंधेरा। झारखंड पूरे देश को रोशन करता है, लेकिन झारखंड खुद ही अंधेरा है। और आप जहां तक बोल रही मैम कि केंद्र सरकार युवा, इसमें कोई शक नहीं है कि युवाओं का देश है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौका दिया जाता है तो किसको मौका दिया जाता है? मैम, कौशल विकास योजना की बात मैं करना चाहूंगी यहाँ पे। तो कौशल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सरकार का एक योजना है जो हर जगह अभी हर स्टेट में चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, युवाओं को ना स्किल सिखाया जाता है, हर छोटा छोटा चीज का, कपड़ा सिलाई करने का, नर्सिंग का, और भी बहुत सारा, राजमिस्त्री हो, बहुत सारा। तो ये जो सिखाया जाता है, तो इसका ये जो रोजगार देंगे तो अपने स्टेट में देंगे या कहीं और जाके हम लोग करें, बताइए। झारखंड के युवा अगर स्किल सीखते हैं तो इन्हें रोजगार पता है मैम कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। पता है मैम पैसा कितना मिलता है? 15,000 रुपया। 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। आप बताइए, ये 15,000 में युवा अपने लिए और अपने घर के लिए क्या कर पाएगा? तो हमको पूछना है ये चीज कि आप पर कैपिटा इनकम जो होता है ना, वो कैसे हम लोगों को आप दीजिएगा कि हम लोग का होता है ना मैं 20,000 25,000, तो आने वाला समय में उस तरह से तो हम लोग का भी बढ़ना चाहिए। लेकिन मात्र 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता है मैम। अगर हम लोग स्किल सीख के, अगर यहाँ से मेरे गांव से बहुत भाई बहन ना यहाँ से स्किल सीख के बेंगलोर में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कोई सिलाई करने के लिए गया है, तो जब मैं पूछती हूँ अरे कितना वेतन मिलता है तुम लोगों को, बोलती दीदी 12,000 देता है, तो इतना काट लेता है, फिर इतना मिलता है, 8,000 मिलता है। तो घर कितना भेजी? तो 4,000 भेजते, 4,000 रखते हैं। तो सुन के बहुत दुखद लगता है कि क्या 4,000 में हमारी जरूरतें पूरा हो जाएगी? आप सोचिए, आप शहर में रहती हैं, हम लोगों का अगर पहनावा और कपड़ा पहने जाए तो एक कपड़ा हम लोग अगर पहनते हैं तो डब्लू का कुर्ती 2500-2200 में आता है। तो आज भी हम लोग का झारखंड का बच्चों लोगों का रहन सहन और वेशभूषा देखिएगा ना, तो एकदम गरीब जैसा महसूस होगा आपको कि ये लोग का वेशभूषा कैसा है। प्रोटेस्ट स्थल में ना आप जितने बच्चे लोगों को देखिएगा ना, कोई स्टूडेंट नहीं लगेंगे। बहुत लोग कमेंट करते ये लोग स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कैसे दिखे बताइए? पहना ओढ़ा बहुत अच्छा है नहीं, खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, पिज्जा पे के 650 रुपए का पिज्जा आया है। ये सही बात है मैम कि अगर हम लोग ना 650 का पिज्जा खा ले ना मैम, तो आप समझिए कि हम लोग का कैसा गुजारा चलेगा। जिसके घर से 5,000 मात्र आता है, अच्छे फैमिली रहे तो 5,000 घर से आता है, और गरीब रहे तो 2500 आता है। 700 रुपया का किसी रूम शेयर में रह के पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी का चार्ज अलग है। मतलब कि यहाँ के जो बच्चे का पढ़ा शिक्षा का अगर कहे ना मैम, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इस बीच में अगर जब पता चले कि एग्जाम देकर लौट रहे होते तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और फिर 1 साल बाद फिर से एग्जाम होगा, तो वो 1 साल फिर शहर में रह के अपने आप को गुजारा करना, लगता गांव जाएगा, 1 साल बाद फिर से आएंगे, ऐसा हो जाता है परिस्थिति। और ये बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है। सो झारखंड, ये मैं झारखंड के नहीं, पूरे बहुत सारे ऐसे मतलब राज्य में ऐसा घटना घट रहा है। ये सब बच्चे की ये आवाज है, ये केवल झारखंड के बच्चे का स्ट्रगल मैं नहीं बता रही हूँ, ये पूरे राज्य के बहुत, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, केरल में भी चल रहा है। ये दुख है ना, ये सारे देश के सारे बच्चे के स्टूडेंट के ऊपर है। तो ये जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, तो मेरा कहना है ना कि ऐसे नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, पूछिए, एक बार महीने में 6 महीने में मन की बात करने से नहीं होगा, आपको ना धरातल पे उतरना पड़ेगा। आप ना जब मौर्य वंश, गुप्त वंश पढ़े होंगे, तो उसमें राजा ना नगर भ्रमण किया करते थे और प्रजा का हाल समाचार लिया करते थे, किसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सुधार। लेकिन अभी की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, ये लगता है एक व्यवसाय बन चुका है और इससे ज्यादा नहीं है।
बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे देश में ना अभी पॉलिटिक्स एक व्यवसाय बन चुका है। ये अब नहीं है कि किसी का हित का काम किया जाए, किसी को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। और झारखंड में तो ये पूरी तरह से ये सत्य साबित होता है, क्योंकि झारखंड में एक नेता का बेटी ही विधायक बनेगी, ये तो पूरी तरह से है। और वो लोग ऐसे बात करते हैं ना कि लगता है कि हम लोग ना गद्दार हैं। आप बताइए, हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी वाले कह दिया जाता है। अगर हम लोग अभी आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग तो बीजेपी की है, आरएसएस की है, तो क्या प्रूफ दे दे, बताइए, एडमिट कार्ड दे दे। अगर कोई मतलब विपक्ष में अगर कोई सपोर्ट करने के लिए भी आता तो कहता है ये विपक्ष का राजनीति है। हम बच्चों को बीच में रख के राजनीति खेल दिया जाता है। बहुत तकलीफ है मैम, खत्म नहीं होगा। और सच में इसका अब आने वाला समय में इसका क्या निकलेगा पता नहीं, लेकिन अब पार खोने के लिए नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज से 35 साल हो चुका है, मीडिया में आके बोल रही हूँ, इसका क्या असर करेगा घर समाज में पता नहीं। तो सब कुछ तो खो दिए मैम। लड़कियों को बोलने की आजादी नहीं होती ना, लड़की ज्यादा बोलती है तो आपको पता है कि अरे ये तो बोलने वाली लड़की, ये इससे तो कैसे। तो देखिए मैम, सरकार इतना हम लोगों के ऊपर दबाव दे दी ना कि आज ना हर एक क्षेत्र से लड़कियां आके बोल रही हैं। पता है, कल मैं प्रोटेस्ट के वहां पे थी तो मेरे पास एक लड़की आई, वो मेरा एक ना सोशल मीडिया का एक वीडियो देख के बोली, दीदी आप ना वहां बोले थे ना कि झारखंड की लड़कियां लोग 6 महीना धान रोपा करने चली गई है, इसीलिए यहाँ लड़कियों का भीड़ है। तो वो धान रोपना छोड़कर मेरे पास आए, दीदी हम आपका वीडियो देखे ना दीदी, हम आ गए। दिल एकदम से रोस आ गया। वो लड़की एकदम से लग के हमको बोली, दीदी आपका वीडियो देखे ना, आ गए। अब मैं बहुत पीड़ा है, शब्द भी नहीं मिलता है, कहाँ से कहाँ जोड़े, कहाँ बोले, बहुत बोलने को है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। दुख इतना है। वो मैं समझ सकती हूँ आरती, और बहुत दर्द है। वो दर्द मैं कहीं ना कहीं अपनी आंखों में भी महसूस कर रही हूँ, और सच में ये दर्द है। हाँ चंडी, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ एक मिनट, मैं आपसे सुनूंगी। मैं रुपेश आपके पास आना चाहती हूँ, और आपसे देखिए, एक संदेश भी आया है, और हम सब जानते 4 करोड़ की आबादी है झारखंड की, और जो खनिज संपदा है भरपूर मात्रा में, और झारखंड के जो वो सप्लायर बन के रह गए हैं, वहां कुछ हो नहीं पाया है। कोई प्लांट नहीं लग पाया, कोई उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। और एनर्जी सेक्टर में भी संजय जी कह रहे हैं कि झारखंड नंबर 1 है। तो इतने सशक्त खनिज संपदा से युक्त राज्य, और वहां के बच्चे इस तरह से प्रोटेस्ट में हैं, इस तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं, इस तरह से आंसू निकाल रहे हैं, और कितनी स्थिति खराब है। बड़ा मन दुखी हो रहा है। आज चर्चा भी थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। तो रुपेश क्या कहेंगे आप, कैसे सिस्टम कैसे बदलेगा? बिल्कुल 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, और यहाँ पर शुरुआत के यदि देखा जाए तो शुरुआत के 10 साल 12 साल तो ऐसा था कि हर 6 महीने 9 महीने में सरकार बदल जा रही थी, और एक सरकार बदलती थी और उसमें घोटाले जब निकलते थे तो 2-2 4-4 हजार करोड़ के घोटाले होते थे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से जब से झारखंड बना है, यहाँ पर लूट की एक पूरी जो है ना, पूरा इकोसिस्टम ही लूट का है। बोलते हैं ना कि सरकार जो है ना, लूटने के लिए सरकार बनाई गई है अभी तक झारखंड में आज तक। और अभी की समय की यदि बात करी जाए तो यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, और सरकार जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव इस सरकार के साथ रहा है, सारी योजनाओं और सबको देखते हुए, वो एक ही चीज दिख रहा है कि आज एक पूरे देश में कल्चर चल रहा है फ्रीबीज, फ्री में दे दो जनता को, वो दे करके वो लालच दो और वोट ले लो, यानी ये वोट खरीदने की बात है। तो यहाँ पर 2500 रुपए महिलाओं को 2500 रुपए महीने का महीना मिल रहा है, और उसके अलावा सरकार को और किसी चीज से मतलब नहीं है, उसी पे केवल बात कर रही है। मैया सम्मान योजना के नाम पे दिया जा रहा है, और पैसा देने के बाद आप सामने वाले के मुंह में ताला लगा देते हो कि वो आपसे सवाल ना पूछे, और कोई किसी भी योजनाओं के अंदर कोई काम ही नहीं देखने को मिल रहा है, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। बात कर रही है सरकार मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, भाई काम क्या हो रहा है धरातल पे वो तो दिख ही नहीं रहा है।
कोयला बेचा जा रहा है, अब्रक बेचा जा रहा है, जितने खनिज संपदाएं हैं सारी बेची जा रही है। आप एक बार जा करके रेलवे स्टेशन या कहीं भी रेलवे लाइन यदि गुजर रही हो झारखंड से, आप खड़े हो जाएं, दिन भर में आपको कितनी ही सैकड़ों की संख्या में आपको जो है ना मालगाड़ी, वहां से कोयले से लदी हुई मालगाड़ी जाती हुई देखेंगी। ये सारी मालगाड़ी कहाँ से, वो कोयला कहाँ से निकल रहा है? जमीन के अंदर से निकल रहा है। और कितनी जगहों पे जमीन के अंदर आग लगी हुई है, और वैल्केनो में बैठे, मतलब कभी भी पूरा भूकंप और कैसी स्थिति में, एकदम दयनीय स्थिति में आज झारखंड है। ना बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ना वहां के यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, और सरकार आंखें बंद करके सो रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हम देख रहे थे कि लोग मुखर के सामने आ रहे थे। राहुल गांधी जी की बात हो रही है बार बार, राहुल गांधी जी यहाँ एक बार भी नहीं आए। एक ट्वीट कर दिया, एक बोल दिया, जबकि सरकार उन्हीं की है। यहाँ पे ये बात मानने की बात है कि सरकार उनकी है। जब सरकार बीजेपी की थी तब आप बड़े योद्धा बने हुए थे लड़ने के लिए, और जब वहां पे सरकार आपकी है, जहां पे आप ऑथोरिटी, आप निर्णय ले सकते हैं, वहां पर आपके। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी मैं एक फिल्म देख रही थी 2 दिन पहले, हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और वेदांत, देखिए कितना प्यारा संदेश आरती आपके लिए उन्होंने लिखा है कि आरती, आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही हैं, सरकारों ने बेबस कर दिया है, अब छात्रों को, समाज को दिशा देने के लिए सड़क पर उतरना ही होगा, बिल्कुल आंदोलन करना होगा। हम सब भी किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम आप सबके साथ हैं। रुपेश, मैं एक फिल्म की बात कर रही थी, उस फिल्म में एक ईमानदार ऑफिसर था और उस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया सरकार बदलते ही, और तबादला भी नहीं, उसको थोड़े समय के लिए अलग रख दिया गया उस ऑफिसर को, कि अभी आपके लिए सोचेंगे, विचार करेंगे कि आपको कहाँ भेजना है या क्या करना, फिलहाल आप आराम कीजिए। तो पूछा गया जब, तो उन्होंने एक बात कही कि सरकार को ईमानदार ऑफिसर चाहिए, लेकिन अपनी सरकार में नहीं। तो ये चीजें जो है, और ये बिहार की फिल्म थी, पूरी कहानी बिहार के ऊपर बेस्ड थी। तो यही यथार्थ में सत्य है, ऑफिसर या कोई भी ईमानदार व्यक्ति चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, वो बाहर दूसरे की सरकार हो, दूसरे का कुछ हो, तो हम नारे लगाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये बड़ी भयावह होती जा रही हैं, और फ्री की योजनाओं का तो वाकई बहिष्कार करना चाहिए, जैसा कि संजय जी ने लिखा है। यहाँ दिल्ली की बात करें तो बिजली फ्री कर दिया गया, ठीक है, और जो बसें चलती हैं वहां महिलाओं को फ्री में टिकट दिया गया। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये पंगु बनाती हैं सरकार समाज को, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप किसी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं ना, तो उनको फ्री की चीजों की आदत लगा दे, और जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सब मिलके नष्ट कर रहे हैं हमें, और हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और फ्री की चीजें लेनी बंद करनी चाहिए। चंडी, आप कुछ कह रहे थे, अब मैं आपके पास आती हूँ, बोलिए क्या कह रहे थे? मैम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अदर स्टेट, जितना भी स्टेट होता है उसमें सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया है। यहाँ इस बात का दिक्कत है कि यहाँ पेपर बेच दिया जा रहा है, यहाँ लीक नहीं होता है पेपर, यहाँ बेच दिया जाता है। जैसे आप समझिए एक तरह का सब जो बाजार होता है। चंडी, पेपर बेच दिया गया, कैसे पता चला कि पेपर बिका है? ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। आप हम बता रहे हैं, ऐसा खेल होता है कि जैसे आप कोई एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम देने के बाद आप सारा क्वेश्चन लिख के आए, आपको पता चला मेरा एग्जाम अच्छा गया है, आपने ओएमआर भर के आए। अब ओएमआर जो है वो अंदर में तो आप जो सही करके आए, बस उस ओएमआर को अब यदि अंदर में कोई जाके भरा जा रहा है पूरा, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो जिसको चाहेगा उसको जॉब देगा, ऐसा हाल है कि वो ओएमआर अंदर से उसको पैसा ले लिया गया है, हर चीज का रेट तय, तो उसको तो कुछ दिखाना पड़ेगा। अब संस्था में बैठे हुए अधिकारी लोग मिले हुए हैं, सब वहां बैठ के बस उसका काम ही होता है कि अंदर ओएमआर भरना है और पैसा ले लेना है किसी तरह, बस वही गेम है। मतलब आपको लगने नहीं देगा कि झारखंड में कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ ऐसा सिस्टम है कि बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो संस्था में बैठे हुए अधिकारी इतने करप्ट हो चुके हैं कि वो भविष्य को नहीं, मतलब इस तरह बेचा जा रहा है और इस स्टूडेंट को ही फंसाया जा रहा है।
यहाँ पर ऐसा दुर्भाग्य है मैम कि आप एग्जाम देते हैं तो आपसे ही सबूत मांगा जाता है कि आप सबूत लेके आइए। सीआईडी यहाँ पर कुछ नहीं करता है, आपको सबूत मांगता है कि सबूत लेके आए, फिर हम जांच करते हैं। और जब खुला में दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ पर कोई एग्जाम ले रहा है, तो सरकार जागती है, पता चलता है कि ऐसा हो गया है कि एक ही आदमी सारा चीज चला रहा है, सारा चीज रंगा जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है, जो शुरू से लेकर जैसे OMR पेपर बनाना, उसको स्ट्रांग रूम में रखना, मतलब सारा काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो समझ लीजिए किस तरह का करप्शन है और किस तरह का भ्रष्टाचार झारखंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ जो नहीं, पूरा जो देश में नहीं हो रहा है वो झारखंड में हो रहा है। ये व्यवस्था है झारखंड का। और झारखंड इस लड़ाई में, हम आपको बोलते हैं मैम, अगर हम नहीं जीते तो ये पूरा सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम और झारखंड अब नहीं बदलेगा, अब कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए ये हम सभी देशवासी, झारखंड वासी से निवेदन करते हैं कि ये सिर्फ अब युवा का लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति का लड़ाई है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, जन जन का लड़ाई है। अब ये युवा का लड़ाई नहीं, ये जन आंदोलन हो चुका है। और इतना आदमी जुड़ेगा इस आंदोलन से देश भर में कि फिर सरकार भी समझ जाएगा कि देखिए शिक्षा क्या होता है और स्टूडेंट का पावर क्या होता है। और मैं इतना ही सरकार से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप सत्ता का खेल खेलिए, राजनीति करिए, पॉलिटिक्स करिए, पक्ष विपक्ष करिए, लेकिन स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और आपने स्टूडेंट्स को चुनौती दिया, और मैं सरकार से भी चुनौती देता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को हरा नहीं सकते हैं। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा मैम। सरकार को इस बात को सुनना पड़ेगा। अगर इस बात को सरकार सुन लेती है तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा, तो फिर हमारा हाथ में कुछ नहीं है, ना सरकार के हाथ में कुछ रहेगा मैम। क्योंकि ये स्टूडेंट इतना हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, अपने भविष्य के लिए पल पल लड़ रहा है। अंधेरा इतना छाया हुआ है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा सूरज कब निकलेगा हमारा। हम अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं हमारा आगे क्या फ्यूचर होगा, लेकिन आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि कोई भी, ये सरकार में इतना डर होना चाहिए कि आने वाला कोई भी वैकेंसी निकाले, इस तरह गलत किसी स्टूडेंट ना होना चाहिए कि जो उसके वो चीज को हकदार है उसको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होने नहीं देंगे। सबको विश्वास होना चाहिए और सरकार में इतना खौफ पैदा होना चाहिए कि अब किसी भी तरह गलत चीज नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और ये आंदोलन एक जन क्रांति लेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये देश नहीं पूरा विश्व में ऐसा आंदोलन देखा जाएगा कि देखिए स्टूडेंट का क्या पावर होता है। और झारखंड जो इतना छोटा सा राज्य है, जिसने कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया, और 26 साल के इतिहास में जब हम 200 और 300 रुपए लेके इस आंदोलन में आए हैं, पता नहीं हमें कोई बाहर से खाना दे ना दे, हम भूखे लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम इस मैदान को, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो इस मैदान है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी जोश की जरूरत है आजकल, और जिस जोश के साथ आप लड़ रहे हैं। और रुपेश, एक बात, झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, सब जानते हैं जी। जामताड़ा में जितना बवाल हो सकता था हुआ। तकनीकी रूप से वहां के जो समृद्ध बच्चे, मैं यहाँ इसलिए कहूंगी क्योंकि साइबर क्राइम वहीं से शुरू हुआ है ना, तो वहां इतनी तकनीक की जानकारी होने के बावजूद स्थिति अगर ऐसी है तो भयानक है, यही कह सकते हैं। क्योंकि जामताड़ा, आपने अच्छा जामताड़ा का जिक्र किया। जामताड़ा तो खैर हाईलाइट हो गया, क्योंकि नो डाउट वहां पे चीजें हुई हैं और वहां पे हो रही हैं कि फ्रॉड, बहुत ज्यादा डिजिटल फ्रॉड वहां से हुआ है, हो रहा है। कारण है। रुपेश, मैं आपकी बात यहाँ पे इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सुनना भी है। अभी जिस तरह से चंडी ने कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, आरती ने कहा, अभी सर से हमारा संपर्क टूट गया है, अरुण सर से, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। और दुर्भाग्य की बात है कि हम आज आकाश को नहीं सुन पाए क्योंकि वो प्रोटेस्ट में व्यस्त हैं, वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे। तो जिस जामताड़ा की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कितनी दयनीय स्थिति है वहां पर, खाने के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है जामताड़ा को पैदा करने के लिए। बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी, लोग होप नहीं है। विभा जी, आप यदि आएंगे ना यहाँ पर, आपको दिखेगा कि बच्चे करें क्या करें, कहाँ जाएं, है ना। जैसा अभी स्किल की बात करी, स्किल इंडिया की 15,000 12,000 में, वो भी अपने स्टेट में काम नहीं मिल रहा,
उनको उसके लिए भी कहीं दूर 1000, 2000, 5000 किलोमीटर में जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। वो करें क्या? ले दे करके उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब की बातें रह जाती हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, ये खुद एग्जाम्पल है, 8-8, 10-10 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी है जस्ट रांची के मेन रोड के पास में, आप जाकर के देखें, वहां पे सुबह जब गेट खुल रहा होता है ना 10 बजे, 10 बजे से पहले लाइन लगी होती है, सीट्स वहां पे ना फुल हो जाती है, बच्चे लाइन लगा के खड़े रहते हैं, ताला खुलता है और बच्चे जाकर के अपनी सीट पे बैठते हैं। और शाम में जब वो बंद होने का समय होता है ना, तो वो निकाला जाता है कि चलो अब लाइब्रेरी बंद हो रहा है, आप लोग निकले। पूरे दिन वो बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं वहां पे। आपको स्थिति दिखेगी वहां पे कितनी मेहनत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास यही एक उम्मीद है, यही एक रास्ता है जो उनको दिखता है। और उसके बाद भी उसमें यदि इस तरीके का धोखा होगा, धांधली होगी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखद है। और बड़ा मतलब बहुत ज्यादा दुखद है इस बात पे लेकर के। और सच में और पता है, यहाँ पर पेपर लीक पे बार बार लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक, यहाँ पेपर लीक का मुद्दा नहीं, यहाँ पर सीट्स बेची जा रही है भाई, बोली लगाई जा रही है। हर एक नौकरी की एक कीमत है, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख। यदि आप दरोगा बनना चाह रहे हैं भाई, है ना, आपको उसके हिसाब से आपको उतना पैसा देगा। ये बच्चे ज्यादा बताएंगे, मेरे को तो इसका रेट का पता नहीं है, मैं तो वहां जाकर के इनसे सुना है मैंने कि इसका ये रेट है, तो इतना पैसा देंगे तो इसमें आप ये बन जाएंगे जी, है ना। तो ये बच्चे बताएंगे आपको क्या रेट चल रहा है मार्केट में। और ये बात ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बातें चल रही हैं, ये पूरा एविडेंस के साथ ये बच्चे आपको बता देंगे कि भाई इसका ये रेट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है कि ओपन यहाँ पर सब कुछ बातें, एक होता है ना कि कोई चीज सामने नहीं है, यहाँ पे हर एक घपला घोटाला सामने दिख रहा है, सबके सामने है ना, तब भी हम आवाज उठाने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं चंडी ने बोला ना, ये जन आंदोलन है ना। तो जन आंदोलन, इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है, सिर्फ युवा और सिर्फ छात्र की बात नहीं है, हर किसी को घर से निकलने की बात है और इसमें जुड़ने की बात है। बिल्कुल। आरती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या किसी बड़े टीवी चैनल ने बच्चों की प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति विशेष को अपने चैनल का हिस्सा बनाया, उनकी बातें सुनी, क्या कुछ इस तरह से हुआ है? जी मैम, इस मामले में हम लोग सच में कृपा है हम लोगों के ऊपर ब्रह्मांड का कि जितने भी दिल्ली से बहुत सारे टीम आए मीडिया वाले, और हम लोगों का अपना पर्सनल कहानी से लेके हर एक चीज को कवर किया, तभी आज देश में ये खबर है कि झारखंड में ऐसा आंदोलन नहीं था। दिल्ली का जंतर मंतर में बहुत असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम लोग अभी तक, हेमंत भैया, कल्पना भाभी सुन लीजिए, दादा चाचा सुन लीजिए, आपका राज्य के बच्चे हैं, ये सारे शब्द का इस्तेमाल किया। तो मीडिया वाले ने बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों को, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, ललन टॉप हो, न्यूज पिंच हो, सब दिल्ली में जो बड़े बड़े उनके फॉलोवर्स है, वो सारे लोगों ने आके हम लोगों के दर्द को कवर किया। ललन टॉप में मेरा एक वीडियो है आरती पांडे का नाम से, वो 1 मिलियन चला गया, और उसमें इतने कमेंट अच्छे अच्छे है ना कि देश के बहुत सारे लोग उसको, मतलब उसका क्लिप को लगा लगा के पूरे देश में सर्कुलेट हो रहा है मेरा वीडियो। चंडी भाई का वीडियो बहुत वायरल है, भाई का वीडियो देखिएगा तो पूरा दिल रो देगा। और ना जाने कितने और भी भाई बहन है जो अब सब अपने बारे में बोलना सीख रहे हैं, और ना सारे मीडिया वाले कवर भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी कुछ ऐसा गलती भी होता है तो माफ करके, मतलब बड़े गार्जियन की तरह हम लोगों के बात को सुन के ना वो लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग ना पूरे झारखंड के बच्चे ना पूरे दिल से इसके लिए ऋणी रहेंगे। जैसे आप भी हम लोगों को मौका दिए इतने बड़े मंच पे हम लोगों को बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। आरती, एक सवाल आखिर में मैं पूछना चाहती हूँ कि 2030 की अगर हम बात करें तो एक आदर्श झारखंड आपको आपके सपनों में कैसा दिखता है? क्या कल्पना कर रही हैं आप? युवाओं को रोजगार दूंगी मैं, युवाओं को रोजगार, हर घर से शिक्षा, राशन, भोजन, शिक्षा, राशन और जो आवास। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आया है अभी, जो आपने कहा कि रोजगार दूंगी मैं, ठीक है, ये आपने कहा, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि अगर वहां पर वैसी व्यवस्था नहीं है,
अगर वहां पर जिस तरह से मनो अनुकूल आपको चाहिए सारी चीजें वो नहीं मुहैया कराई जा रही है सरकार के द्वारा, तो आप जैसे और भी युवा हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों नहीं बदलाव लाते? आप क्यों नहीं, आप सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रही हैं? आप नौकरी क्यों पाना चाहती हैं? आप सिस्टम बदलिए ना, आप उस काबिल हैं कि आप सिस्टम बदल सकती हैं, आप चुनाव लड़िए। मैं यहाँ से मैम आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि आप चुनाव लड़िए, आप चंडी चुनाव लड़िए, आप आरती चुनाव लड़िए। रुपेश, अगर मैं गलत कह रही हूँ, आप चुनाव लड़िए, आप झारखंड की स्थिति बदल सकती हैं और बदल देंगी, मुझे ऐसा और मैं विश्वास है। बताऊं विभा जी, इस प्रोटेस्ट से यदि आप जा करके साइट पे मिलेंगे इन बच्चों से ना, आपको दिखेगा कि आने वाले समय में ना झारखंड का भविष्य ये बच्चे डिसाइड करेंगे। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से बता रहा हूं, ये बच्चे बोलना सीख गए, ये बच्चे अपनी बात को रखना सीख गए, लड़ना सीख गए, है ना। और ये जो प्रोटेस्ट है ना कहीं आगे भी इसी हिम्मत के साथ ये बच्चों को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा सा नेशनल लेवल पर हम इनको सपोर्ट करें, तो ये बच्चे पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल भारत का बिल्कुल, और पॉलिटिक्स में झारखंड का आप नेतृत्व जाए, करेंगे। बिल्कुल जाए, और आपका तहे दिल से स्वागत होगा और पूरी जनता आपको उमड़ के वोट देगी, आप जीतोगे, आप जनप्रतिनिधि बनोगे, आप उस जगह का विकास करोगे जहां से आप अभी इतना आंसू है, इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है, और वो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अंत में चूंकि दो वक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, अंत में मैं एक छोटा सा संदेश चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों के लिए, आला कमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चंडी आपसे शुरू करूंगी, एक छोटा सा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैम, हम झारखंड छोटे से राज्य हैं। मैं सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी माता बहनों को बोलना चाहता, पिताओं को बोलना चाहता, आपका बेटा है, पुत्र है। आज जब झारखंड परेशानी में है, दुख में है, तो इस झारखंड में जो तमाम हम लोग बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपको ही आगे हम लोग को बचाने के लिए आना पड़ेगा। और इस झारखंड के आंदोलन में आपको हमारे इस छोटे से राज्य झारखंड में आना पड़ेगा और हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके और मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती, क्या संदेश है? भाई का जो संदेश है मैम, कहीं ना कहीं मेरा भी शब्द में यही संदेश है, क्योंकि हम बच्चे टूट रहे हैं, अब बच्चे की मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो मेरा ना आपके मंच से मैं अपने सभी भाई, मतलब माता पिता, सभी लोगों को कहूंगी कि अब आप लोग हम लोग के सपोर्ट में आइए। बिना आपके सपोर्ट में अब हम लोग जीत नहीं पाएंगे। हम लोग को सपोर्ट चाहिए गार्जियन का। अब सरकार हम लोगों को हल्के में ले रही है। कहीं ना कहीं माता पिता जुड़ेंगे तो कम से कम लगेगा कि चलो भाई अब सच में देना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि हम लोग का वोट उन लोग को, उनके लिए जरूरत नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो गार्जियन आएंगे ना तो लगता है ज्यादा मजबूती मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रुपेश, क्या संदेश है? किसी को इतना ना दबाया जाए कि वो जो है ना वो विद्रोही हो जाए, इतना भी ना दबा दो ना, इतना भी उन्हें अनसुना मत कर दो कि वो फिर जो है ना वो विद्रोह पे उतारू हो जाए। ये बच्चे आज उस मुकाम पर हैं जहां पर अब जो है ना इससे ज्यादा इनको तकलीफ नहीं दी जा सकती, इससे ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है, नहीं तो ये सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, इस व्यवस्था के खिलाफ हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा किसी भी सरकार के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने एक बलून देखा है, वो बलून जिसमें हवा भरी होती है, या एक बॉल देखा है, गेंद, हम उसके ऊपर जितना दबाव डालते हैं वो उतना ही जोर से उछलता है। तो बच्चों को इतना ना दबाएं कि वो बच्चे उग्र हो जाए। अभी आंदोलन बहुत आराम से चल रहा है और सभी को समझने की जरूरत है। इस दर्द में हम सब आपके साथ हैं। हमारे साथ इस परिचर्चा में आरती जुड़ी है, जिन्होंने अपने दर्द को उकेरा ही नहीं, उड़ेल के रख दिया आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और कहीं ना कहीं हम भी उस दर्द को समझ पाए हैं, हमारी भी आंखों में आंसू है। हमारे साथ चंडी तिवारी जुड़े हैं, जो कि एक ऐसी झारखंड की कल्पना कर रहे हैं जहां पर सुख शांति समृद्धि हो और एक समृद्ध राज्य है, उसे मोड़ देने की जरूरत है। और हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी जुड़े, जिन्होंने
बच्चों के भविष्य को बनाने का एक सफल प्रयास किया और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक संस्थान के व्यक्तित्व के नाते वो इस आंदोलन से जुड़े, ये भी बड़ी बात है। रुपेश समाज सेवी तो है ही, लाइफ कोच भी हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े। आकाश जी दुर्भाग्यवश हमसे नहीं जुड़ पाए। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना समय दिया और बहुत मुश्किल 1 घंटा 24 मिनट अभी हमारा ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो इतना लंबा कार्यक्रम हमारा कभी होता नहीं है और बहुत कम होता है, लेकिन आज बच्चों को अपनी पूरी बात, अपनी सारी बातें, सारी जो भड़ास थी मन में, वो निकालने का समय था और हमें धैर्य से सुनने का समय था हमारे लिए। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब जिस मुहिम के लिए चल रहे हैं वो मुहिम पूरी हो और जिस उद्देश्य के लिए आप लड़ रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा हो। और अंत में मैं यही कहूंगी, तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद कि आप हमारे साथ अब तक जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक बात पहुंचे। हम एक नए कार्य कर रहे हैं। देखिए, आवाज कोई भी हो, आवाज में दम होनी चाहिए और आप सबकी आवाज में बहुत दम है। और एक कल्पना और एक विश्वास के साथ आज हम समापन करते हैं इस कार्यक्रम का कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत सुंदर है झारखंड का, क्योंकि आप जागरूक हैं। जब युवा जागरूक हो जाता है, युवा जब अपने हक के लिए लड़ना जान जाता है तो चीजें अपने आप बदलती हैं, क्योंकि प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो अपने लिए कुछ करता है। और एक बात और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि आप भूल जाइए नेता को, आप भूल जाइए सरकार को, आप खुद सरकार बनिए। आप खुद, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप आगे आइए। ये एक आह्वान है हमारी संस्था के द्वारा कि आप खुद सिस्टम को बदलने की कोशिश कीजिए। आप करिए, पीछे पीछे आपका पूरा और पूरे जितने भी माता पिता हैं, मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ की इन्हें बहुत जरूरत है। और माँ बाप का जब साथ मिलता है तो परमात्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद और अगली बार फिर परिचर्चा के नए विषय के साथ आऊंगी। और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि मस्ती का बटुआ जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों का एक बहुत प्यारा चैनल हमने शुरू किया है यूट्यूब पे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, नए लोग हैं तो। और जो जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। धन्यवाद।